प्रमुख रिपोर्ट्स, चलिए ध्यान सुनिए। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट कहेगा चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है। चौथा नंबर का निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में जारी किया गया है। और याद रखना है कि जारीकर्ता कौन है, तो नीति आयोग। जारीकर्ता कौन है, नीति आयोग। तो चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक आपका चौथा नंबर का 2024 में जारी किया गया है। और कहेगा निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है, इससे भी क्वेश्चन आता है, याद रखिए। निर्यात तैयारी सूचकांक जारी कौन करता है, तो नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2000। नीति का फुल फॉर्म क्या आता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, नीति आयोग के अब भी उपाध्यक्ष चेंज हो गए हैं ना, कौन बन गए, अशोक लाहिड़ी। कौन बन गया, अशोक लाहिड़ी। याद है, नीति आयोग के ऊपर अध्यक्ष तो चेंज नहीं हुए हैं, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष लाहिड़ी, अशोक लाहिड़ी आपका बन गए हैं। आपका नीति आयोग की जब बात कीजिएगा तो नीति आयोग का शुरुआत में सीईओ सिंधु श्री खुल्लर था। सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग का आपका पहला सीईओ अगर बोलेगा तो सिंधु श्री खुल्लर। और आपका कहेगा पहला उपाध्यक्ष कौन था, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग का पहला अध्यक्ष भी कौन था, पहला अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। क्योंकि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और प्रधानमंत्री 2014 से लगातार अभी तक है। और इसका स्थापना 2015 में हुआ है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन रहेगा, पहला अध्यक्ष भी। और अभी तक वर्तमान में भी कौन रहेंगे, नरेंद्र मोदी। तो कहेगा आपसे निर्यात तत्परता सूचकांक चौथा नंबर का जो है 2024 में जारी किया गया है। और कहेगा कौन जारी करता है, नीति आयोग। कौन जारी करता है, नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीति आयोग को भारत का क्या बोलते हैं, थिंक टैंक के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। कहेगा राज्यों में शीर्ष 3 राज्य याद रखना है, कौन कौन है, तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और गुजरात है। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात। कहेगा राज्य में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से होंगे, महाराष्ट्र होंगे, गुजरात होंगे, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, गुजरात और छोटा राज्य या पहाड़ी राज्य में शीर्ष स्थान किसका है, तो उत्तराखंड का। छोटा राज्य बोले चाहे पहाड़ी राज्य में शीर्ष स्थान बोले, पहला स्थान किसका होगा, उत्तराखंड। यूटीज में शीर्ष स्थान कहेगा यूनियन टेरिटरी में शीर्ष स्थान दादर नगर हवेली और दमन दीव। दादर नगर हवेली और बिहार का स्थान 22वां। बिहार का स्थान 22वां। बिहार का स्थान कहेगा निर्यात तत्परता सूचकांक में केमा नंबर पर है, 22वां। और याद रखिएगा स्कोर 32.06 स्कोर है बिहार का। कितना है, 32.06। 32.00। तो अब तक आराम से सुन लीजिए। कहेगा चौथा नंबर का निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया है 2024 में नीति आयोग। और कहेगा इसको जारी करता कौन, नीति आयोग। और इसमें शीर्ष 3 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। और कहेगा कि आपका छोटे राज्य या पहाड़ी राज्य में पूछेगा तो कौन होगा, उत्तराखंड। कौन होगा, उत्तराखंड। कहेगा यूनियन टेरिटरीज में कहेगा दादर नगर हवेली और दमन दीव। दादर नगर हवेली और दमन दीव। कहेगा बिहार का स्थान 22वां। निर्यात तत्परता सूचकांक में बिहार का स्थान किमारा। और याद रखिएगा स्कोर कहेगा 32.06। 32.06 कौन जारी करता है, नीति आयोग। कुछ मुझे बता दीजिएगा ना। कहेगा निर्यात तत्परता सूचकांक जारी कौन करता है, कौन जारी करता है, नीति आयोग। आइए कहेगा अगला स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 कहेगा जारी करता स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो आपका रिपोर्ट होता है, पुरस्कार होता है, वो जारी करता केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा आपका जारी किया जाता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। कहेगा पहला स्थान जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला आपका एरिया है वो है इंदौर। कौन है, इंदौर। और दूसरा पे जबलपुर। दूसरा पे
देखिएगा दोनों मध्य प्रदेश का, ये दोनों कहाँ का? मध्य प्रदेश। तो पहला तो कौन? इंदौर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता, पहला पर जो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र में ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो याद रखें किसको? 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाला में दूसरा स्थान किसका है? जबलपुर। किसका है जी? जबलपुर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट या पुरस्कार, ठीक है। और पहला स्थान 10 लाख से वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट की जब बात करेगा 2025 वाला, तो आपको याद रखना है कि अगर 10 लाख से आबादी वाला अगर शहर की बात करें आपसे, कितना लाख से ज्यादा वाला? 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला, तो इंदौर आएगा पहला था। इंदौर के बाद पर और दूसरा स्थान पर कौन आएगा? जबलपुर। दूसरा पर कौन आ जाएगा? पहला पर कौन आ जाएगा? दूसरा पर कौन आ जाएगा? अगर कहेगा आपसे कि 10 लाख से कम आबादी वाला अगर पहला स्थान पर बोलेगा तो अमरावती, और दूसरा स्थान पर बोलेगा तो झांसी, और पहला स्थान पर 10 लाख से कम आबादी वाला जब क्वेश्चन पूछे कि वायु 10 लाख से कम है, पढ़े नहीं आता क्या तुम लोग? अरे तुमको भी नहीं पता चलता है, जो बता रहा हूँ याद करो ना, ठीक है, बाद में समझा देंगे। पहले इसको यही नहीं पता रहा किधर से कौन डायरेक्शन होता है। 10 लाख से वो ज्यादा है, वो कम है। 10 से कम नहीं, उधर कम नहीं है, नहीं से मुड़ल है जी। जिधर कोना आपसे समझ में आया जी? मैथ, हम मैथ आता हमको। आगे जारीकर्ता कहेगा कौन जारी किया है? तो याद रखना है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा आपको स्टार्ट किया गया, याद रखेगा। और आपको याद रखना है कि 10 लाख से ज्यादा आबादी में इंदौर पहला था। कौन? इंदौर। दूसरा कौन? जबलपुर। दूसरा कौन? जबलपुर। और 10 लाख से कम आबादी वाला में अमरावती। अमरावती। और दूसरा पे कौन? दूसरा पे कौन? याद रहेगा? दूसरा पे कौन रहेगा? पहला पे कौन रहेगा? अमरावती। और कहेगा आपसे कि 3 लाख से कम आबादी वाला अगर एरिया देखेगा तो देवास। कौन होगा? देवास। और दूसरा स्थान कहेगा परवाणु। कौन होगा? परवाणु। तो कहेगा पहला स्थान किसका रहेगा? दूसरा स्थान किसका रहेगा? परवाणु का। किसका? परवाणु। तो कहेगा 3 लाख से कम आबादी वाला अगर पूछे आपसे तो पहला स्थान कौन? पहला स्थान कौन? दूसरा स्थान कौन? परवाणु। याद हो गया? एक बार जल्दी शॉर्ट में रिवीजन जल्दी बताइएगा। कहेगा आपसे कि आपका वायु सर्वेक्षण जो पुरस्कार है, आपका वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जारी कौन करता है? तो पर्यावरण वायु और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। कहेगा 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला पहला शहर कौन? इंदौर। दूसरा शहर कौन? दूसरा कौन होगा? जबलपुर। 10 लाख से कम आबादी वाला पहला शहर कौन? अमरावती। दूसरा कौन? दूसरा कौन होगा? और 3 लाख से कम देवास। 3 लाख से कम कौन? और दूसरा स्थान कहेगा तो परवाणु। कौन? परमाणु ना बोल परवाणु बोल दीजिए। क्या बोलेगा? परवाणु। कौन होगा? परवाणु। याद हो गया? रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिएगा। कहेगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट। स्वच्छ देखिए, वो तो वायु सर्वेक्षण का रिपोर्ट था ना, ये खाली स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 2024। इसका 9वां संस्करण जारी किया गया है 24-25 में, याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट का कहेगा केमा आपका रिपोर्ट जारी किया है 9वां। आयोजन कौन करेगा? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसका थीम क्या है? कम करे, पुनः उपयोग करे, अपरोचकरण करे। आपको एक वर्ड इंग्लिश में याद होगा 3R, ठीक है, या RRR बोलते हैं या 3R करके आया था एग्जाम में, ठीक है। तो कम करे मतलब रिड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। आजकल बड़ा ही 3R वाला कंसेप्ट चल रहा है एग्जाम में, ठीक है। पूछ देगा 3R का मतलब क्या होता है? तो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकल मतलब उपयोग को कम करे, मतलब देखिए प्रदूषण जो स्वच्छता के लिए है, जो प्रदूषण फैला रहा है जो चीज, उसका उपयोग हम पहली बात तो कम करें। अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसको रिसाइकल करें, ठीक है। और आपको उसके बाद उसका यूज फिर से उसी चीज का करें, ठीक है। मतलब आप प्लास्टिक का यूज करते हैं अगर, तो उसको कम पहले करें। और अगर यूज अगर हो रहा है फिर भी, तो उसको रिसाइकल फिर से, उसको जब वेस्ट हो जाता है उसको फिर से रिसाइकल करके फिर से बना के वही प्लास्टिक का फिर से यूज करिए। जितना बॉटल में पानी पीते हैं सब फेंका जाता है, तो फिर से यही चीज बन के आता है।
ऐसा नहीं होता है कि आपको बोतल फेंका गया तो वो, ठीक है, रिसाइकलिंग होते रहता है, इसका याद रखिएगा। तो थीम रहेगा कम करे, पुनः चक्रण करे और पुनः उपयोग करे, ठीक है। इसका इंग्लिश में मतलब होगा 3R, यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। याद रहेगा, कभी एग्जाम में चुनना रहेगा 3R का मतलब, तो जो बात है बताएं याद रखेगा। देखिए अब क्या है कि सबसे स्वच्छ शहर आपको शुरू से बता रहा है कि जब पहली बार हुआ था ना तो अहमदाबाद पहला स्थान पर आया था, मगर अब लगातार आपका कौन, तो इंदौर कौन रहा है, इंदौर। इंदौर कहां का है, मध्य प्रदेश। लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में सिटी आपका कौन सा रहेगा, इंदौर। कौन रहेगा जी, इंदौर। लगातार 8 बार, कितना बार, तो कहेगा इंदौर लगातार कितना बार स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट पहला था बनाया, कितना बार, 9 बार जारी किया, समझो उसमें से 8 बार लगातार कौन है, इंदौर। कौन है, सबसे स्वच्छ बड़ा शहर अगर पूछेगा जिसकी आबादी 10 लाख से क्या है, अधिक है, अहमदाबाद। अगर बड़ा शहर में बोले, अगर 10 लाख से अधिक आबादी वाला की बात करें, ऐसे बोल दे तो अहमदाबाद आपको मारना है, क्या मारना, अहमदाबाद। और नॉर्मल जब पूछे तो कौन मारेगा, इंदौर। कौन मारेगा, अगर 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला में कौन मिलेगा, कहेगा सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर कौन, प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर कौन, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद ना। देखिए इलाहाबाद का शुरू में जो नाम था वो प्रयाग था, क्या था, प्रयाग। बाद में इलाहाबाद हो गया और आज के प्रयागराज, क्या बोलते हैं, प्रयाग। यहीं पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों क्या था, गंगा यमुना सरस्वती तीनों क्या था। कहे गंगा नदी पहली बार जमीन पर कहां आती है, हरिद्वार। गंगा नदी पहली बार जमीन पर कब आती है, और कहेगा सबसे प्रदूषित गंगा नदी कहां, कानपुर। गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित कहां, और ये भी याद रखेगा कि गंगा नदी सबसे ज्यादा बहती भी कहां है, गंगा नदी का लंबाई सबसे ज्यादा किस शहर में है, कानपुर। बिहार में कहेगा गंगा नदी का 445, 400, मगर पटना में 99 किलोमीटर। पटना में कितना, गंगा नदी सिर्फ पटना में कितना रहती है, 99 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, और पूरा बिहार में कितना, 400। बिहार में कितना, गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाएगी तो नाम क्या पड़ जाएगा, पटना। क्या पड़ जाएगा, गंगा नदी जब आपका ब्रह्मपुत्रा से मिलती है तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, और इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा, सुंदरी नाम के ब्रिज के कारण, सुंदरी नाम के ब्रिज के कारण। और ये एक मैक्रोब वन का उदाहरण है, कैसा वन, मैक्रोब वन। और यहाँ पर आपका रॉयल बंगाल टाइगर को संरक्षित किया गया है। तो भारत में रॉयल बंगाल टाइगर को संरक्षित कहाँ किया गया, सुंदरबन। और ये आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आपका पड़ता है, याद रखिएगा। और याद ये भी आपको याद रखना है कि आपका जो आपका गंगा जो नदी है ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्रा नदी जाती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है। क्या होता है, जमुना। जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी जाएगी तो क्या नाम हो जाएगा, जमुना। और दोनों मिलेगी और संयुक्त धारा आगे बढ़ेगी और मेघना नदी में मिलेगी। किस नदी में, वहां से उसका नाम पड़ जाता है मेघना। क्या नाम पड़ता है, और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा आगे जब मेघना में मिलती है तो उसका नाम मेघना पड़ जाता है, और उसके बाद आपका किस नाम से बंगाल खाड़ी में गिरेगी, मेघना। आपको ट्रिक बताए थे हम, प जा मा, प से पद्मा, च से जमुना, दोनों मिलेगी क्या बनेगी, मेघना। कहा, मेघना। और याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कौन से खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की। तो याद रखिएगा ये सब बात। तो लगातार 8वां बार स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में पहला स्थल पर कौन रहा है, इंदौर। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला कौन, अहमदाबाद। कौन रहेगा, अहमदाबाद। और कहेगा केमा रिपोर्ट जारी किया गया था 9वां, केमा रिपोर्ट 9वां रिपोर्ट जारी किया गया, याद रखेगा। और कहेगा आपसे कि सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर कौन है, याद रखिए कौन होगा, प्रयागराज। प्रयागराज ना, सर्वश्रेष्ठ गंगा नहर कौन है, गंगा नगर पाएगा तो प्रयागराज। कहेगा सबसे छावनी बोर्ड सिकंदराबाद। छावनी बोर्ड में तो कैंटोनमेंट एरिया वाला अगर पूछता है, जैसे लगता है कि मिलिट्री वाला जो आदमी होता है तो उसका कैंटोनमेंट एक लगता है, छावनी एक होता है हर जगह, ठीक है। जैसे दानापुर छावनी सब नाम सुने होंगे आप, ठीक है। तो याद रखना है कैंटोनमेंट, याद रखना है सबसे छावनी बोर्ड कहेगा तो सिकंदराबाद।
बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन? पटना। सबसे स्वच्छ। अब तो नहीं स्वच्छ लगता भी है, पहले तो कुछ स्वच्छ ही नहीं था। बरसात के दिन में पटना तैरता था, ठीक है। आप रात में सुतल है, पता चला कि चौकी आपका उठ के तैर रहा है, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा है। पटना इतना पानी भर जाता था। पटना स्टेशन पर आप जाते होंगे तो इतना भरा रहता होगा पानी। अब तो बहुत वो किया है, बनाया है अच्छा से, ठीक है। याद रखिएगा, पहले जो है आपका पटना जो है पूरा भर जाता था बरसात, अभी भर जाता होगा, ठीक है। इतना थोड़ी वो है, तो याद रखना है। कहेगा बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन है जी? पटना। और कहेगा बिहार का सबसे स्वच्छ शहर जो पटना है, उसका रैंक केमा 21वां रैंक, केमा नंबर है वो। और बिहार का स्थान अगर पूरा ओवरऑल देखेगा तो 15वां है। अगर राज्य में ओवरऑल अगर देखेगा आप तो बिहार का स्थान केमा है। और 27 राज्यों में कंपेयर किया गया। कितना राज्य है? अभी जनरली 28 राज्य है ना, 27 राज्यों में कंपेयर किया गया है, तो उसमें बिहार का स्थान 15। बड़ा अच्छा स्थिति है हम लोग, तो याद रखना है 15वां स्थान पर है, याद रखिएगा। खाली पटना की बात कीजिएगा तो याद रखिएगा 21वां नंबर है। खाली पटना पूरा शहर में अगर देखेगा भारत के तो 21वां नंबर आपका है कौन? पटना। एक बार जल्दी से हम बोलेंगे, सुन लीजिएगा, ध्यान से याद हो जाएगा। कहेगा स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 का 9वां संस्करण जारी किया गया है। कहेगा कि सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला बड़ा शहर कौन होगा? अहमदाबाद। कैंटोनमेंट एरिया सिकंदराबाद। अगर कैंटोनमेंट बोर्ड कहेगा सबसे आपका स्वच्छ कौन सा है? सिकंदराबाद। और कहेगा कि आपका पटना का स्थान के वहां है। बिहार का अगर शहर कहेगा, देखिए बिहार के शहर पहला स्थान पटना का। अगर बिहार की खाली बात करें, कोई एग्जाम आप बिहार के दीजिएगा, उसमें पूछेगा कि बिहार के कौन से शहर पहला स्थान पर है। मगर अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए शहरों में 21वां स्थान है किसका? बिहार का। कितना स्थान है? 21वां स्थान है, राज्य में है, ठीक है। ध्यान सुनो, ठीक है। अगर राज्य में बोलेगा तो याद रखना है 15वां। शहर बोलते हैं तो शहर का मतलब शहर होता है, आप लोग शहर राज्य जानवे नहीं करते क्या होता है, ठीक है। और याद है राज्य बोलेगा 27 राज्यों में कंपेयर किया गया तो उसमें 15वां स्थान किसका है जी? याद रहेगा आप पूरा स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है। तो सब याद रखिएगा, ये सब पूछता है। देखिए आजकल जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, एक क्वेश्चन में सब बात पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग मगर शुरू से इसे चला रहे थे, ठीक है, कि एक चीज के पूरा चीज आपको आना चाहिए, पूरा खड़ा करके आप बोलवाते थे। तो याद रखिएगा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में क्या देगा, देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? हम आइए 3-4 को कूट देंगे, ठीक है। नहीं बनेगा तो उठा जाइएगा, ठीक है। तो बताइएगा इसका 10वां संस्करण इस बार पेश किया गया है। अभी नहीं बताते ना, बर्दाश्त थोड़ा सा कीजिए, ठीक है। इसका 10वां संस्करण इस बार पेश किया गया है। इसमें सबसे आपका स्वच्छ शहर में पटना का स्थान 18वां नंबर का रहा है। देखिए कितना स्लाइटली डिफरेंस दिए हैं। अगर थोड़ा सा भी नहीं पढ़ के जाएगा, ठीक है, गलत होगा, है कि नहीं? देखिए कितना बड़ा मार, ठीक है। ऐसी पूछता एग्जाम में, और कहेगा कि बिहार का स्थान इसमें 16वां है, ठीक है। और बड़ा शहर में कहेगा आपका 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला में अहमदाबाद है, और कैंटोनमेंट एरिया सिकंदराबाद। इनमें से कौन कौन से कथन गलत हैं? पहला और तीसरा, 5 को बोले हैं, पहला और तीसरा क्या है? गलत। क्या कि 10वां संस्करण था, केमा था? अब बिहार का स्थान 18वां था, केमा था? 15वां। अब पटना का स्थान, मगर बिहार में पटना का स्थान, बिहार के शहरों में पटना का स्थान पहला, क्या? अब देखिए पूरा अब ई हो गया, क्या एकदम इजी हो गया। ऐसे करके अगर पढ़िएगा इंटरेस्ट भी आपको आएगा, और क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको पता भी रहेगा, तो मारने में आसान लगेगा। पहले से हम इस चीज को खेल चुके हैं, है कि नहीं? याद रखिएगा। आगे कहेगा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। राज्य ऊर्जा 2025 में 6ठा संस्करण इसका जारी किया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का 2025 में केमा संस्करण जारी करता अगर बोलेगा तो ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठी। ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के द्वारा जारी किया गया है, तो इसका नाम क्या है? आकाश त्रिपाठी जी के द्वारा जारी किया गया है। और कहेगा
फ्रंट रनर जिसका 60 से अधिक अंक आया है, 60 से क्या है अधिक अंक आया है, वो फ्रंट रनर होगा। और याद रखना है इसमें कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु कहेगा फ्रंट रनर में, कहेगा इनमें से कौन कौन से राज्य आते हैं, तो एक आंध्र प्रदेश याद रखेगा, कर्नाटक याद रखेगा, महाराष्ट्र याद रखेगा, तेलंगाना याद रखेगा, तमिलनाडु। इसको रटना भी नहीं है, अगर सोचिएगा आप तो साउथे वाला समझते हैं, अगर सोच रहे हैं आप, अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो लग रहा होगा सब साउथे वाला है कि नहीं, इसमें आपका सब क्या है साउथ वाला लगभग। तो याद है आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है, कर्नाटक, केरल नहीं याद रखना है, आंध्र प्रदेश याद रखना है, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र तो ऐसे ही भाई में बताया आपको बगल में है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद तेलंगाना और तमिलनाडु, तेलंगाना और ऐसे सोचिएगा तो हल्का लगेगा, जैसे बता रहे हो उसे सोचिए। महाराष्ट्र जब आपको हम बताए थे कि डाई कैमरल या द्विसदनात्मक विधान परिषद कहां पे है, तो उसमें तो महाराष्ट्र कर्नाटक को साथ लेके चलते थे और यूपी बिहार को साथ लेके चलते थे, ठीक है। और आपका महाराष्ट्र कर्नाटक यूपी बिहार और 2 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 6वें स्टेट में है जी। डाई कैमरल कहां कहां है, 6 को स्टेट में, यानी द्विसदनात्मक विधान परिषद कहां पे है, तो याद रखना है आपका कहां कहां है, तो 6 को राज्य में है। एक याद रखिए भाई भाई की सरकार याद रखना है इसे कि यूपी बिहार एक साथ याद रखना, उत्तर प्रदेश और बिहार, यूपी और बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और 2 को आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सब जगह क्या है आपका डाई कैमरल है, याद रखना है। विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी और विधान, और इस सब के अलावा कहीं विधान परिषद आपको नहीं मिलेगा, कहीं विधान परिषद। और आप अनुच्छेद याद है किसी को विधान परिषद वाला 169, कौन सा 169, और आपको 171 में हम पढ़ाए थे कि इसका विघटन उघटन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको गठन करना विघटन करना ये सब आपको बोला था, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। तो चलिए बताइएगा, कहेगा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 का 6ठा संस्करण जारी किया है, और जारीकर्ता कहेगा तो ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठी, ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन, और फ्रंट रनर में याद रखना है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, रटना नहीं, सोचिए तो वाला दोनों तेलंगाना तमिलनाडु, आप महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, फ्रंट रनर, ठीक है। कहेगा अचीवर, जो पीछे से अचीव करता है उसको, ठीक है, उसको अचीवर कहते हैं। देखिए 60 से अधिक अंक वाला सब आपको बताया है कि 60 से सबका अधिक है आपका किसा किसा, तो आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का है, महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु, तेलंगाना, सबका 60 से अधिक है। मगर क्या 50 से 60 के बीच में अचीवर श्रेणी में इसको रखा गया है। असम और केरल, जो केरल छूट गया था, अरे केरल ने को छूटा होगा, अगर साउथ की बात करते हैं तो केरल छूट गया होगा उधर, क्या कर्नाटक आ गया था, आंध्र प्रदेश आ गया था, तमिलनाडु आ गया, तेलंगाना आ गया था, कौन छूटा था, केरल। तो असम और केरल को अचीवर श्रेणी में रखेगा, 50 से 60 के बीच में रखेगा, 50 से। अगर जो ध्यान से सुन रहा होगा ना पूरा एक चीज याद हो रहा होगा, नहीं तो यही रटने में आपको हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो केरल और असम अचीवर श्रेणी में कौन कितना रैंक में, कितना अंक में, 50 से 60। और क्या है 30 से 50 में दावेदार, ठीक है, दावेदार श्रेणी में रखा जाता है 30 से 50 वाला को, 30 से 50। और इसमें दावेदार में कौन कौन है, तो हरियाणा पंजाब दोनों भाई भाई, ऐसे मन में याद रखना कि दावेदार में दोनों याद रखिए, हरियाणा और राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दावेदार 2 को भाई तो इसी याद हो गया, पंजाब और हरियाणा, फिर राजस्थान, यूपी और उड़ीसा। यूपी राजस्थान एक साथ याद रखेगा, एक जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और एक क्षेत्रफल सबसे बड़ा, दोनों ये ऐसे याद रखना है। और पंजाब हरियाणा तो ऐसे याद रहेगा, और एक अलग से उड़ीसा, ये क्या रहेगा। तो दावेदार वाला में अगर बोलेगा तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और उड़ीसा, और बोलेगा उड़ीसा। अचीवर में 2 को, जो असम और केरल, जो 50 से 60 में आता है ना, कितना अंक वाला ही सब है, 60 से अधिक अंक वाला में 5 को ना। बताइए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। और अचीव ये तो आपका फ्रंट रनर ही है, 60 से अधिक वाला क्या बोलते हैं, फ्रंट रनर। अचीवर में 30 से 50, 50 से 60, 50 से 2 बोला केरल और असम, केरल और
और दावेदार वाला में आपको याद रखना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उड़ीसा, दावेदार में ही सब तो 30 से 50, 30 से 50 और 30 से आपका कम वाला अगर बोलेगा 30 से 50 तो हो ही गया, तो अब 30 से क्या होगा कम, जिसको आकांक्षी कहेंगे। क्या कहेंगे? आकांक्षी। अन्य राजा देंगे, जो भी अब छूट गया वो सब आकांक्षी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? आकांक्षी। यानी कि अगर क्वेश्चन के क्वेश्चन कैसे बनेगा आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिहार का कौन सा नियमित आकांक्षी वाला? 30 से कम वाला। बोलिए बिहार को दिया कहीं नहीं, तो आपको अपने लिए याद रखना है ना, ताकि अन्य राज्य जब बोल दिया है कि सब आकांक्षी में इसके बाद आ जाएगा, तो आपको अब याद रखना है कि आपका बिहार कहाँ है ऊर्जा में? आकांक्षी है। अभी हम लोग आकांक्षी एम्बिग्यूअस है कि नहीं, कि हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, अभी 30 से कम वाला हम लोग आते हैं। अभी कितना वाला आते हैं? ठीक है, तो याद रखिए बिहार कहेगा कौन श्रेणी में, क्या मिलेगा? फ्रंट रनर में। ठीक है, या चेज करना क्या कहता है? अचीवर। क्या होता है? अचीवर में, या कहेगा दावेदार में, या कहेगा आकांक्षी में। तो हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग आकांक्षी है ना। आगे और कहेगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो सबसे बेहतर प्रदर्शन। देखिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश तो पहला में हम करेंगे, मगर उसमें से भी बेहतर आंध्र प्रदेश तेलंगाना, भाई भाई आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बोलिए क्या हुआ जी? वाई लाफिंग आपसे कि सबसे बेहतर प्रदर्शन में कौन? आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश और एक बार शॉर्ट में रिवीजन हो जाए। बताइएगा, कहेगा ऊर्जा का जो रिपोर्ट जारी, ऊर्जा सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है उसको आपका केमावार जारी किया गया है। केमावार और कहेगा जारी करता कौन है? तो ऊर्जा मंत्रालय, और ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठी। आकाश कहेगा आपसे एक फ्रंट रनर में कितना देश, कितना राज्य? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु, जिसमें सबसे बेहतर कहेगा दो गो, आंध्र प्रदेश और जितना भी पांचों बताया सब 60 से अधिक अंक वाला है। 60 से क्लियर रहेगा। कहेगा आपसे कि अचीवर श्रेणी में दो गो, अचीवर में क्या गो? असम और केरल। अचीवर में क्या गो? असम और केरल। और याद रखिएगा अगर आपसे बोलेगा कि आपका कौन में दावेदार में, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उड़ीसा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी दावेदार है। आकांक्षी में अन्य राज्य देगा। आकांक्षी में तो अपना राज्य बिहार कहां पे आ जाएगा? 30 से कम वाला ना, ताकि दावेदार 30 से 50 था। दावेदार क्या था? तो 30 से कम वाला में कौन होगा? अपना बिहार, अन्य राज्य में आ जाएगा। और दो बेहतर प्रदर्शन करने वाले सबसे बेहतर कौन? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है 2 जून 2014। और आंध्र प्रदेश कब बना? 1950 तेलुगु भाषा के आधार पर इसको एक अलग राज्य का मान्यता दिया गया। और इसी के लिए कोट्टी श्री रामुल्लू 56 दिन और कहीं कहीं 58 दिन देता है। उसके भूख हड़ताल के बाद क्या हो गया था? और उसके बाद आपको बताते हैं कि 53 में ही बैठा था फजल अली आयोग, जिसका रिपोर्ट आया था 56 में, 7वां संविधान। तो याद रखना है आपको ये सब बात। ठीक है, याद रहेगा ऊर्जा वाला बस ना भी। तो राज ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2025 जारी किया गया, 6ठा संस्करण। अब देखिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कई एग्जाम में पूछा भी है। राजकोषीय, ठीक है, कहेगा क्या हुआ है ये सब। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 कहेगा जारी करता कौन? नीति आयोग। जारी कौन करता है? जारी करता कौन? और कहेगा 2 अप्रैल 2025 को जारी कौन किया है जी? नीति आयोग। तो स्वच्छता आपका राज्य कोषीय आपका स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, बस अब बाद में पूछेंगे। कहेगा शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य कौन है? तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है। शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य कौन होगा?
तो आपको बताया तो बहुत बार कि उड़ीसा वाला आया है बहुत बार कि आपका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पहला स्थान किसका है? पहला किसका? पहला। और कहेगा आपसे कि पहला स्थान उड़ीसा, दूसरा तीसरा कौन? याद रह जाएगा। अग्रणी राज्य अगर कहेगा, ये तो शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य है, अग्रणी राज्य कहेगा तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। अग्रणी राज्य कौन कौन आ जाएगा? जैसे वर्ड लिखा रहेगा वैसे याद कीजिएगा, ठीक है? वैसे पूछ लेता लैंग्वेज में। अग्रणी राज्य में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। और आकांक्षी जो सबसे खराब प्रदर्शन करता है, हम लोग अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है? आकांक्षी मतलब होता है जो सबसे खराब प्रदर्शन किया है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब आकांक्षी है, ठीक है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है? आकांक्षी राज्य। तो कहेगा अग्रणी राज्य कौन? महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा, इसे बताइए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कहेगा आपसे कि सबसे आपसे कहेगा कि शीर्ष राज्य कौन? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और 3 कैटेगरी आपको हम बताए। आकांक्षी, सबसे खराब प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल, पंजाब और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और आंध्र प्रदेश। कहेगा अग्रणी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना। और कहेगा शीर्ष उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। शीर्ष राज्य कौन कौन? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, याद रहेगा, ठीक है? ये है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, बहुत ज्यादा पूछा गया है। पहला कौन होगा? पहला कौन होगा? आगे नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया। नीति आयोग का पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 कहेगा कि इसे 24 जनवरी 2025 को 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष जिनका नाम है अरविंद बनगरिया द्वारा जारी किया गया। याद रखेगा 16वां, 15वां इनके सिंह बताया थे आपको। 15वां वित्त आयोग कौन थे? 16वां वित्त आयोग कौन है? अरविंद बनगरिया। यही अरविंद बनगरिया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। यही अरविंद बनगरिया नीति आयोग क्या थे? पहले क्या था? उपाध्यक्ष। आगे बताइएगा, यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों 18 राज्यों के वित्त प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। कितना राज्यों के? 18। प्रथम स्थान पर कौन है? उड़ीसा। अगर कहेगा इसमें पहला स्थान किसका है? उड़ीसा। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, देखिए नीति आयोग का पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक पूछे चाहे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पूछे, दोनों का पहला कौन है? और उड़ीसा का स्कोर याद रखेगा 678, ऐसे रखना है। 67.8 है तो मन में याद रखना है 67.8, 6 लगातार 67.8 याद रह जाएगा। तो कहेगा नीति आयोग का वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, नीति आयोग का वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक याद रखना। पहला स्थान बिहार में कहेगा तो बिहार का स्थान क्या था? 7वां बिहार का स्थान। और कहेगा यूपी का भी क्या था? 7वां। और मध्य प्रदेश का 9वां। मध्य प्रदेश का तो यूपी और बिहार का, यूपी और बिहार का। और कहेगा शीर्ष पर कौन? 67.8, 67.8। और दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा गोवा, वही वाला है कि नहीं? राजकोषीय जो स्वास्थ्य सूचकांक का पढ़े जो तीनों था वही सब रहा है नीति आयोग का वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में भी है। और याद रखना इसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। उड़ीसा का रैंक पूछेगा तो 67.8, 67.8 याद रहेगा, 67.8 याद रहेगा जी, कि नहीं याद रहेगा? फिर पूछेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी करता कौन है? यूएनडीपी। जारी कौन करता है जी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूएनडीपी जो है उसका स्थापना कब हुआ? यूएनडीपी का स्थापना 65 कब हुआ है? सब गवाह है। 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं, ठीक है? तो कहेगा कितना बिलियन लोग, ठीक है, तीव्र गरीबी में रह रहे हैं?
पूरा वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1.1 बिलियन। आगे कहेगा कि गरीबी आबादी में से आधे से अधिक बच्चे हैं। गरीबी आबादी में से आधा से अधिक कौन है? बच्चा है जो 18 साल से कम उम्र का है, ठीक है। जो 18 साल से 1.1 बिलियन लोग जो गरीबी में है, बहुत तीव्र गरीबी में है, उसमें से आधा से अधिक कौन है? बच्चा। जो कितना साल से नीचे? 18 साल से नीचे। और कहेगा कि कितना मिलियन है? तो 584, ठीक है। 584 करोड़ जो बच्चा है वो क्या है? पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। पूरा वर्ल्ड की अगर बात कीजिएगा तो सबसे गरीब कहाँ रहता है? बताइए। इतना यहाँ सब कहता है पैसे कमा रहे हैं, यहाँ सब जो है सब गरीब है। पूरा दुनिया में सबसे अधिक गरीब है, बताइए। तो पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब है 23.4 करोड़। बताइए 23.4 करोड़ लोग गरीब है। मोदी जी कहते हैं कि सब अब अच्छी हो गया, ठीक है, अमीर हो गया, अब तो गरीबी से कोई जूझ ही नहीं रहा, गरीबी में रहते। तो बताइए दार्शनिक बहुआयामिक क्वेश्चन आएगा, दार्शनिक क्वेश्चन सुनिए, दार्शनिक बहुआयामिक गरीबी सूचकांक जो है उसके बारे में कौन सा कदम सही है, ठीक है। तो पूरे विश्व भर में 1.7 बिलियन लोग, ठीक है, तीव्र गरीबी से जूझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा सुनिए, कहेगा कि पूरा विश्व भर में भारत के लोग सबसे ज्यादा गरीब है, ठीक है। और तीसरा बात अगर कहेगा कि आपका पूछेगा अगर कि पूरा विश्व भर में आधे से अधिक बच्चे क्या हैं? गरीब हैं। तो कौन कौन सा कदम सही है? दूसरा और पहला गलत है। 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी से क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, जूझ रहे हैं, मतलब उसे टैकल कर रहे हैं, निपट रहे हैं, स्ट्रगल। कितना घंटा हुआ? कहेगा कि छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, छठा राज्य। खाद्य की बात करें तो फसाई, खाद्य की बात करें तो हो गया जी, ठीक है। ये सब लगता है कि एक के बार में एलपी निकल जाएगा, मतलब पढ़े आज कल हम देख जाओ हो जाए, ठीक है। पूरा मतलब वो प्लानिंग नहीं होता, रात में सपना नहीं देखा कहा ऐसे ऐसे करेंगे, जब करे के बारी आता है तो बाहर पड़ता है तो लगता है कि नहीं अब से इतना बहुत टफ है एलपी, ड्राइवर बाद में बनेंगे, चलो पहले अथी करा। कहेगा कि छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जारी करता कौन है? फसाई। जारी कौन करता? फसाई का फुल फॉर्म पढ़ाते हैं आपको। फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ फसाई। क्या होता है फसाई? अगर चॉकलेट भी लीजिएगा उसमें फसाई लिखा रहता है, मैगी लिखा उसमें फसाई लिखा रहता है। ब्रांड होता है उस शुद्धता की जांच करता है कि आपका मैगी जो है शुद्ध है कि नहीं है, आप जो चॉकलेट खा रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं, सही मात्रा में सही चीज दिया गया है कि नहीं, ये चीज जांच करता है आपका फसाई। इसलिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, फूड के सेफ्टी का स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आपका फसाई। कौन है? फसाई कुछ और समझिएगा आप लोग, तो याद रखना। तो कहेगा आपसे कि छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जारी करता कौन? फसाई। पहला स्थान तो कौन? केरल। पहला स्थान कौन? और दूसरा स्थान बोलेगा तमिलनाडु। पहला स्थान कौन है? दूसरा कौन? कहेगा पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान कौन? नागालैंड। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान कौन होगा? पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान। और केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू, अगर केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा, और दूसरा चंडीगढ़, दूसरा। और कहेगा पहाड़ी राज्यों में नागालैंड का स्कोर याद रखिए 44.25, 44 पॉइंट। नागालैंड का स्कोर 44 पॉइंट। कहेगा बिहार का स्थान 21वां, बिहार का स्थान
ठीक है, बिहार 21वें पर आ रहा बार बार, ठीक है, उधर पटना 21 पर आ रहा था, इधर बिहार 21 पर आ रहा, कुछ न कुछ है। कह रहा छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कहेगा आपसे कि बिहार का संख्या बार कहेगा कि शासी प्रदेश पहला था जम्मू कश्मीर, और कहेगा दूसरा चंडीगढ़, दूसरा कौन रहेगा, और प्रथम स्थान पर बोलेगा तो कौन रहेगा जी? केरल साक्षर है, तो साक्षर है, उस शुद्धता का वो करता है, शुद्धता का मतलब वो ध्यान रखता है। जैसे आपके घर में क्या होगा, साक्षर आप लोग नहीं है तो आप छींक दिए ओकरे में, ठीक है, नेटा ओकरे में कर दिए, ठीक है, और वही खाना खा लिए। जैसे खाना बना रहे हैं और कैसे होता है कि आप मीट चूट जो छोंकते हैं, छींक आता है कि नहीं आता है, ओकरे में मार के पूरा भर दिया और दाल में फिर डाल दिया, बड़ा टेस्टी है बनाए, कुछ एक्स्ट्रा का डाले, हाँ काय को बड़ा टेस्टी, तेल आज जाए का डाल दिया, घी का डाल दिया, देसी घी, तो वही है। तो केरल का स्कोर 73.75 है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक केरल का सर क्या 73 पॉइंट, प्रथम शीर्ष स्थान पर आज कौन हो जाएगा जी? और कहेगा दूसरा तमिलनाडु, लड्डू है ये तमिलनाडु, तो ये दूसरा पर आगे करेगा, पहला कौन? हर चीज पहले केला खाइएगा ना, उसके बाद लड्डू, पहले फल से ज्यादा आपको वो मिलेगा कि पहले वो से तो याद रखिएगा, कहेगा उसे छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसका? केरल का रैंक बताइए। 73 पॉइंट, और दूसरा राज्य कौन? यूनियन टेरिटरी में दूसरा कौन? चंडे, और कहेगा उसे पहाड़ी राज्यों में, बिहार का स्थान, और स्कोर पूछेगा 36 पॉइंट आगे। चौथा सतत विकास लक्ष्य जिसको एसडीजी कहते हैं, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, सतत विकास सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है, और इसका टारगेट है कि 2030 तक ये 15-17 गोल है ना, उसको पूरा करना है। एसडीजी में 17 गोल है, क्या को 30 तक 17 गोल कर देना है कि नहीं? अभी कुछ छोड़ो ना, पढ़ा नहीं। कहेगा आपसे जारी करता है, एसडीजी को कौन जारी करता है? नीति आयोग। एसडीजी कौन जारी करता है? नीति। और कहेगा भारत, याद रखना 8वां संस्करण था, क्या संस्करण था? 8वां था, चलिए चौथा मैं पढ़ रहे कि चौथा सतत विकास लक्ष्य कहेगा एसडीजी का चौथा आपका है, और कहेगा आपसे कि नीति आयोग जारी किया है। प्रथम स्थान पर, ठीक है, केरल और उत्तराखंड 79 स्कोर है। देखिए सतत विकास लक्ष्य की बात कर रहा है, तो जो साक्षर ज्यादा रहेगा उसका विकास ज्यादा होगा, खाना पर ध्यान देगा, तो सब केरल ही सब आ गया है। तो केरल और उत्तराखंड दोनों संयुक्त रूप से इस बार आया है एसडीजी में, पढ़ाई भी हम लोग, ठीक है, और पूरा वर्ल्ड में से देखा 99वां स्थान था एसडीजी इंडेक्स में, बताया था ना कि पूरा वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 99वां स्थान एसडीजी इंडेक्स में था, मगर भारत में नीति आयोग उसको जारी करता है, और नीति आयोग के अनुसार कहेगा तो कौन होगा? ठीक है, केरल और उत्तराखंड 79 स्कोर, और दूसरा तमिलनाडु, मतलब खाद्य वाला एक तरह से है, खाद्य दूसरा वो था, और इसमें भी आपका कौन है? ये तो याद रह जाएगा। और कहेगा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़, और दूसरा जम्मू कश्मीर, उलट गया खाली बात, ठीक है, उसमें खाए पे में जम्मू कश्मीर आगे था, खाना पीना पे ध्यान रख रहा है, विकास बल्ले कम हो और खाएंगे, ठीक है, नहीं कोई होता पैसा वो कमाता है, कोई होता पहले हम अच्छा चीज खाएंगे बाद में जमा करेंगे, कितना का पहले जमा करेंगे, हम झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे और हम जमा करेंगे, मगर कितना के हम कमा रहे पहले टाइल्स लगाएंगे, ठीक है, पहले बाइक खरीदेंगे, पहले हम कार खरीदेंगे, और बाद देखा जाएगा चाहे झोपड़ी में लगाए पड़े, मगर खरीदेंगे लगना चाहिए, ठीक है, झोपड़ी का स्टैंडर्ड बढ़ जाना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ कुछ तो खास बात होगा कि जो हमको लगता है मोटू जी को भैंस से शादी करवा देना पड़ेगा, जितना ही मुंह से भैंस का नाम ले रहे हैं इनको भैंस से शादी करा दो, बहुत दूध दे, अब मोटू जी डाइट पिए ना, ठीक है, याद रखिएगा गार्गा तो जारी करता कहेगा नीति आयोग कहेगा जारी किया है, प्रथम स्थान पर 2 बोला केरल और उत्तराखंड, प्रथम स्थान पर कितना रहा? केरल और कहेगा दूसरा तो कौन?
तमिल। और केरला से फिर उल्टा चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर दूसरा, जम्मू कश्मीर। अब बिहार सबसे अंतिम पे है। विकास की जब बात की बिहार कहाँ अंतिम पायदान पर आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इज्जत से नाम लीजिए, अपना बिहार है। और याद है स्कोर 57, स्कोर के में अंतिम से कम पहला सब तो आ रहा है ना। ठीक है, पीछे से अगर देखेगा तो आपको खोजना पड़ेगा जी। ठीक है, जाइए और मिल जाएगा। हाँ, यही तो अपना बिहार है। तो यहाँ 57 स्कोर है बिहार का। और सतत विकास लक्ष्य में हम लोग से विकास से कोई मतलब हम लोग को नहीं है कि नहीं? हम लोग को विकास से कोई मतलब ही नहीं है। कोई गोल पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अपना चल रहा है, चल लो। ठीक है, टाइम पास करो। तो याद रखना है आपका बिहार अंतिमवा रैंक पर है, यानी सबसे अंतिम रैंक पर है। ठीक है, स्कोर होता है 57। ठीक है, याद है स्कोर। ठीक है, कितना स्कोर बिहार को मिला? तो ये भी याद हो गया होगा। सतत विकास लक्ष्य में 2 राज्य पहला स्थान पर है, केरल और उत्तराखंड। केरल और केरल और केरल और दूसरा पे तमिलनाडु, दूसरा पे। और केरल उत्तराखंड दोनों को 79 स्कोर मिला। कितना? और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ और दूसरा पे जम्मू। और सबसे अंतिम पे, सबसे अंतिम पायदान पे कौन है? बिहार। कौन है जी? अपना बिहार। जारी कौन करता है इसको? जारी कौन करता है? अब आइए, कहेगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण जारी है। ये तो हो ही गया ना। ठीक है, तो हो ही गया। तो याद रखिएगा ये सब चीज आपको। ठीक है, ये सब याद रखना है, समझे? देखिए, जो पढ़ा रहे हैं करेंट कम से कम रट जाइए उसको, है कि नहीं? कहते सबका सम्मेलन सब पूछ लेता है एक आदमी को। और राष्ट्रीय है तो मन में आपका राष्ट्रीय चलना चाहिए कि राष्ट्रीय में कौन कौन सा सम्मेलन हुआ है। चलिए, बिंग्स इंडिया 2026, बिंग्स इंडिया 2026। अब राधा जी से करते उसको देखते रहता। ठीक है, बिंग्स इंडिया 2026 कहेगा आयोजन कहेगा तो बेगम पेट एयरपोर्ट। बिंग्स इंडिया 2026 कहां पे हुआ? आपको बेगम पेट कहां पे? हैदराबाद। बेगम पेट कहां? कुछ से बता दे जी। अगर रानी पेट बोले तमिलनाडु, अगर बेगम पेट बोले हैदराबाद, अगर रानीगंज बोले गाजियाबाद, रानी खेत बोले उत्तराखंड, रानी खेत बोले रानीपुर बोले यूपी, रानीपुर बोले। और कहेगा आपसे रानी खेत एक बीमारी होता है मुर्गी में, क्या होता है? एक शुगर में भी रोग होता है तारबूज में। बताइए, तो याद नहीं है। आगे, बिंग्स इंडिया 2026 का आयोजन बेगम पेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना का। अब तेलंगाना का रानी कौन हो गया? तेलंगाना क्या होगा? 28 से 31 जनवरी 2026, 28 से 31 जनवरी 2026। और थीम इसका पूछ लेगा तो इंडियन एविएशन, इंडियन पेविंग द फ्यूचर। ठीक है, इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर, इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। ठीक है, एविएशन की बात हो रहा है, बिंग्स इंडिया की बात हो रहा है, तो अपने आ जाएगा थीम कि इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। याद रह जाएगा। ठीक है, तो जब एक को अभी पढ़ाया है राष्ट्रीय सम्मेलन, याद रख लीजिएगा। एक को ध्यान से सुनिए ना, स्मृति में आपका बैठ जाएगा अच्छा से। ठीक है, आपका जो माइंड है उसमें अच्छा से जाके वो हो जाएगा, धर जाएगा, याद रहेगा आपको। ठीक है, इम्बेडेड हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो बिंग्स इंडिया में पढ़ लिए, जैसे आएगा बिंग्स इंडिया बेगम पेट हैदराबाद तेलंगाना में। थीम को पूछेगा तो आपको क्या देना है? एविएशन, इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। आगे आ जाइए, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2000, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में। आपको बताया था ना कि इंडिया कहेगा एआई इम्पैक्ट समिट जो हुआ है 2026 वाला, वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। अब भारत मंडपम में, नई दिल्ली कहाँ पे? इस 16 से 21 फरवरी 2026 को हुआ था, 16 से 21 फरवरी 2000। और थीम कहेगा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ऑल इंडिया जो रेडियो है, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, उसका जो आपका टैगलाइन होता है यही वाला होता है। नहीं, याद रखिएगा, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। ऑल इंडिया रेडियो का आप आकाशवाणी अगर सुनते हो कभी तो सुनिएगा। कहेगा समिट के 3 प्रमुख स्तंभ है, याद रखना बस। कहेगा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो हुआ है उसका 3 स्तंभ है। कितना पिलर है? पिलर के बाद लोग, पृथ्वी, प्रगति, यानी पीपल, अर्थ एंड
प्रोग्रेस, पीपल अर्थ प्रोग्रेस। याद रखना, कहेगा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। देखिए मेरा ये कहना है कि अगर एक बार सुन लीजिए ध्यान से कर तो एकदम पूरा दिमाग में एकदम दिल में बैठ जाना चाहिए, जाकर लगना चाहिए कि एआई इम्पैक्ट से अगर कुछ भी बात पूछे, क्योंकि इतना आराम से आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, याद हो जाएगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ, वो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, भारत मंडपम, और कहेगा कि इसका 3 पिलर है। कितना पिलर है? पीपल अर्थ एंड प्रोग्रेस, पीपल अर्थ एंड प्रोग्रेस, लोग पृथ्वी और प्रगति, लोग पृथ्वी और प्रगति, लोग पृथ्वी और, लोग पृथ्वी और प्रगति, इसका क्या रहेगा? और इसका आपका पिलर रहेगा, पिलर बताएं, ठीक है, स्तंभ बताएं, मगर थीम कहेगा तो सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, सर्वजन आगे कहेगा विश्व पुस्तक मेला 2026, ठीक है, विश्व पुस्तक मेला का 53वां संस्करण करवाया गया है। क्या संस्करण? विश्व पुस्तक मेला के संस्करण 53वां कहेगा। आयोजन कहेगा तो आपको याद रखना है कि भारत मंडपम, इसका आयोजन कहाँ हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली, भारत मंडपम, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। और याद है फोकस देश कौन? स्पेन। फोकस देश कौन? फोकस देश कौन रहेंगे? तो विश्व पुस्तक मेला का फोकस देश कौन? स्पेन की रानी मैड्रिड, स्पेन की रानी। और क्या कहाँ पे आयोजन हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली, भारत मंडपम। और थीम कहेगा तो भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @75। @75 क्यों बार में बोल रहा है? क्योंकि आजादी के कितना साल? 75 साल को अमृत आपका आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा 75वां साल के बाद, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, अगर कहेगा आपसे तो भूलना नहीं, इसका देखिए थीम भी अब याद रह जाएगा। काहे क्या बोल रहा है कि ये आपका आजादी संबंधित, इतिहास संबंधित, उस जमाने के इतिहास संबंधित बात बोल रहा है, ठीक है। तो रटना नहीं, मतलब इतना बात याद रहेगा। तो भारतीय सैन्य इतिहास, कि भारत का सेना का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में इसका थीम। तो भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @75। भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @70। भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @70 याद रहेगा। तो विश्व पुस्तक मेला का आयोजन भारत के नई दिल्ली के भारत मंडपम में करवाया गया, और इसका फोकस स्पेन था। पुस्तक कैसे लिखाएगा? पुस्तक कैसे लिखाएगा? तो स्पेन याद रहेगा, ठीक है, स्पेन। और थीम कहेगा तो भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और शिक्षा ज्ञान, सौर और ज्ञान @70। अब अर्थ समिट भी हुआ 2025 में। अर्थ समिट कब हुआ? अर्थ समिट 2000 आयोजन कहेगा गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, महात्मा मंदिर में। कहां पे? तो आयोजन कहाँ पे हुआ? महात्मा। कहेगा थीम क्या है इसका? तो वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को, नवाचार क्या? इनोवेशन। इनोवेशन नहीं कि नया चीज गांव के लोग भी करने के लिए वो उत्साहित हो, ठीक है, नया चीज का खोज करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए गांव वाला लोग भी आपका अवेयर हो, गांव के लोग में भी, ठीक है। ये नहीं हो कि गांव के लोग बस शहर के लोग करें, गांव के पास उतना चीज है ही नहीं, व्यवस्था नहीं है। तो याद रखना है, जैसे ही अगर पूछेगा अर्थ समिट 2000 आयोजन गांधीनगर में, अर्थ समिट कहेगा भुला जाएगा। तो देखो ट्रिक बता रहे थोड़ा सा सुनो ना जी, फिर हम हंसाएंगे लास्ट में, टेंशन ना लो, ठीक है। थोड़ा कहेंगे कि अर्थ समिट कहेगा तो याद आना गांधी नगर बोल रहा है, तो गांधी टकला, गांधी जी का टकला थे, गांधी जी टकला थे, ठीक है। तो वही अर्थ की तरह नहीं दिखता अपना गोल, लगता है वो गोल है, तो ऐसे याद कर लेना है। कहेगा अर्थ समिट जैसे पूछेगा आपसे तो याद रखना है क्या जी? गांधीनगर। अब महात्मा मंदिर भी है, ठीक है, तो रटना जी को कि गांधी जी जो है वो आपके टकले हैं, तो उनका पूरा ब्रेन जो ऐसे दिखता हो और फिर ऊपर से दिखेगा तो लगेगा गोल, ठीक है। तो याद रखिएगा पूरा नीट एंड क्लीन है, ठीक है, याद रखना है, साफ सुथरा याद है। गांधी नगर गुजरात महात्मा मंदिर 5 से 6 दिसंबर 2025। थीम क्या रहेगा सुन लीजिए। तो वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त करना।
अगर विश्व में परिवर्तन चाहते हैं तो ग्रामीण नवाचार को एम्पावरमेंट कीजिए, उसको सशक्त बनाइए उसको, ठीक है, ये चीज बोला जा रहा है। कहेगा आपसे गृह और सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री भी कौन है? अमित शाह ना। और सहकारिता मंत्री भी कौन है? अमित शाह ने सहकारी सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया है। और समिट के दौरान, ठीक है, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह हैं, वह सहकार सारथी पहल के तहत, सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को शुभारंभ किया है। 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं का क्या याद रखना है? गृह मंत्री अमित शाह या सहकारिता मंत्री अमित शाह। तो याद हो गया। अर्थ अगर बोलेगा तो, और रटना भी नहीं है, देखिए मन में छोटा छोटा बात याद रखेगा ना तो सबमिट या थी मार दीजिएगा। कैसे कि देखिए, और सबमिट में मेन बात क्या था कि अगर डेवलपमेंट करना है तो गांव के इनोवेशन पर ध्यान देना, उसको एम्पावरमेंट करना, बस इतने बात मन में याद रहेगा तो काम कर लीजिएगा। तो वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सख्त बनाना। अब देखिए क्या बोल रहा है, 46वां नंबर का भारतीय जनसंख्या, ठीक है, अध्ययन, भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025। 46वां नंबर का भारतीय जनसंख्या, 46वां नंबर का भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025 आयोजन कोलकाता में हुआ है। तो कहे 46वां नंबर का भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? कोलकाता में हुआ। थीम कहेगा इसका क्या है? तो लोक, ग्रह और समृद्धि, भारत के समावेशी विकास के जनसंख्यांकी चालक, भारत के, ठीक है, भारत के समावेशी विकास, समावेशी विकास समझते हैं ना? समावेशी विकास मतलब सबको एक साथ लेके चलना, समावेशी विकास, ठीक है, समावेशी विकास मतलब सबको एक साथ लेके चलने की जब बात होता है उसको समावेशी विकास कहते हैं। इन्हीं के सिर्फ अकेले आदमी को बढ़ना, सबको साथ लेके चलना, सबका डेवलपमेंट करना, समावेशी विकास उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? समावेशी विकास। तो याद रखिएगा, कहेगा आपसे कि 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन कहेगा कोलकाता में हुआ है, और इसका थीम याद रख लीजिएगा कि लोक, ग्रह, समृद्धि, भारत के समावेशी विकास के लिए जनसंख्यांकी चालक, जनसंख्यांकी चालक। तो याद रखिएगा, आगे इससे कल हम बताएंगे। लूसेंट लाइए। सांग हम क्या बताते हैं कि टेम्परेचर का वह मिनिमम पॉइंट जहां से आपका संघनित होकर जल में बदल जाए उसको बोले ओसान। पाला को तुषार भी कहते हैं। तो कभी तुषार आ जाए तो डरना नहीं है। पाला, तुषार इज द सेम थिंग। आइए, इसको इंग्लिश में फ्रॉस्ट कहते हैं। फ्रॉस्ट क्या कहते हैं जी? पाला या तुषार या फ्रॉस्ट किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब ओसांक, सुनिए ना, जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है, जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। ओस में क्या पड़ता है? देखो समझ लो जो हम बता रहे हैं। पहले ओसांक फिर से को समझा दे रहे हैं और उसके बाद तुषार, पाला या फ्रॉस्ट समझेंगे। ठीक है, सुनो पहले ओसांक, जिसको ड्यू पॉइंट बताए थे हम। ड्यू पॉइंट क्या होता है फिर सुन लो। वायु के जिस तापमान पर जल आसानी से जल या ठोस अवस्था में बदल जाए, वायु के वह टेम्परेचर जिसपे वायु जो है आसानी से जल या ठोस में बदल जाए, संग्रहित हो क्या बदल जाए? ठोस या द्रव में। तो आपका याद रखेगा वो क्या कहलाता है? ओसांक। क्या कहलाएगा? वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी, ठीक है, गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में, ठीक है, तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसको हम लोग क्या बोले? ओसांक। तो यहां पर जो पाला पड़ रहे हो क्या है कि ओसांक अगर हिमांक पॉइंट से नीचे पहुंच जाए, जितना पर कोई चीज जमता है उससे और नीचे पर, जैसे जनरली जो होता पर जमेगा तो बर्फ जमी जाएगा, उससे भी नीचे पर अगर ओसांक बने तो पाला कहलाता होगा। क्या कहलाता? पाला।
ठीक है, तो याद रखिएगा वही पॉइंट को बोला जा रहा है कि जब ओसांक हिमांक से नीचे हो जाता है, हिमांक जानते हैं ना यार, जल का हिमांक बढ़ गया था 0 डिग्री सेल्सियस, स्टार्टिंग यही से होता है जमना, ठीक है, और उसके बाद धीरे और जाएगा तो माइनस में तो जमे करेगा, मगर कह रहा है कि ओसांक हिमांक पॉइंट से भी अगर नीचे पर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाल या तुषार या फ्रॉस्ट। देखते कभी कभी आप लेते होंगे बाजार से मटर खरीदते होंगे तो फ्रॉस्ट या पनीर भी लेते होंगे, नहीं लेते हैं, फ्रॉस्ट फ्रोजन कहते हैं ना उसको। चलिए आगे कहेगा कोहरा, क्या कहते हैं, कोहरा कोहरा जानते हैं आप लोग, फॉग, क्या कहते हैं, कहेगा वायुमंडल, ध्यान सुनिए, वायुमंडल के निचली परत में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ध्यान समझिए कोहरा क्या है, सब चीज का अलग अलग मतलब होता है, धुआं, कोहरा, ठीक है, सब अलग अलग चीज है। ध्यान सुनिए, वायुमंडल के निचली परतों में एकत्रित, वायुमंडल के निचला परत बोल रहे हैं तो आप पूरा समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, क्षोभ मंडल, अब वायुमंडल का निचला परत तो पूरा एकदम मत समझ लेना, क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, क्या पूरा मंडल पढ़ा चुका है और बताए थे कि क्षोभ मंडल में वायु, धूल कण, जल वाष्प, बादल, ऋतु का परिवर्तन, बारिश, चिड़ैया का उड़ना, हेलीकॉप्टर का उड़ना, आंधी तूफान, वर्षा, सब कहाँ आएगा, आप क्लास में पढ़े आ रहे हैं, कौन सा मंडल में, क्षोभ मंडल, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको कहेगा कि वायुमंडल के निचली परतों में एकत्रित धूल कण, वायुमंडल के निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज, धुआं का रज मतलब जो कालिक होता है, धुआं का रज मतलब वही ना, कालिक का प्रयोग आता है, रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। संघनित जो जल पिंड होते हैं वो सब कहते हैं। ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। कोहरा का निर्माण क्या होगा, ध्यान समझिएगा फिर से, कोहरा का निर्माण ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर, ओसांक से नीचे, एक ओसांक पॉइंट होता है जहां से जल और ठोस में संघनित होकर वायु बनता है, उससे नीचे का टेम्परेचर क्या बनता है, कोहरा, उससे नीचे टेम्परेचर क्या बनेगा। अब कोहरा क्या है, तो कोहरा वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के जो कालिक होता है, या बोलते हैं उसको रज, मिट्टी जो तरह सा, ठीक है, या हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका जल वाष्प जो होगा, ठीक है, और आपका बोल सकते हैं क्या चीज, अरे अभी क्या बता रहे थे, कोहरा तो बता ही रहे वो नहीं, हाँ मतलब कह रहा है कि आपसे कि निचला पर एकत्रित धूल कण और आपका जो धुआं का जो रज होगा वो सब आपका संघनित होकर आपका जल पिंडों को कहते हैं कोहरा। कहेगा ओसांक से नीचे वायु का तापमान क्या होता है, कम, ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर किसका निर्माण होगा, कोहरा। तो कभी एग्जाम में देते हैं तो कोहरा बनता है ओसांक से नीचे के टेम्परेचर पर, ओसांक से ऊपर के टेम्परेचर, तो ओसांक के बराबर टेम्परेचर पर, तो याद रखना ओसांक से नीचे के टेम्परेचर पर क्या बनेगा, इसे लाइन में पूछ लेगा आपको कथन कारक बैठेगा, याद रख लीजिएगा। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। अगर कोहरा आपका छाया हुआ है तो 1 किलोमीटर से कम दूरी तक मतलब दृश्यता आपका जो विजन जो होगा वो आपका 1 किलोमीटर से कम दिखेगा। 1 किलोमीटर से ज्यादा मतलब उससे भी कम दिखेगा, मतलब हाईएस्ट बताया आपको। 1 किलोमीटर से क्या होता है, कम। धुंध, जिसको मिस्ट कहते हैं हम लोग, धुंध भी जानते हैं आप लोग, हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं, यानी कुहासा को कुंद, कुहासा और कोहरा इज द डिफरेंट, ठीक है, कुहासा अलग है और कोहरा अलग है। कुहासा जो है वो आपका एक तरह का धुंध है, कुहासा का बोले मिस्ट, मगर जो कोहरा हो तो फॉग बोले। तो एग्जाम में कभी कोहरा कुहासा आ जाता लगे, ऐसा मत मानिए दोनों तो एक ही है, गलत है, कौन मारे अलग है, समझ आप, ठीक है। ओसांक के नीचे के तापमान पर कोहरा का निर्माण होता है, और जो धुंध होता है वही एक तरह क्या है, कोहरा। क्या होता है, कुहासा या कोहरा, नहीं कोहरा तो अलग हो गया, मतलब कुहासा या धुंध, मिस्ट।
और इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम। देखिए कभी कभी ये सब आ जाएगा जी अर्थी में मिलान करो या कथन सत्य में कहेगा कुहरा और कुहासा के बारे में से कौन सा करना चाहिए? पहला कथन, कोहरा जो होता है वो 1 किलोमीटर, कोहरा में विजिबिलिटी जो होता है या दृश्यता जो होता है 1 किलोमीटर से कम हो जाता है, और कुहासा में विजिबिलिटी जो है 4 किलोमीटर से अधिक हो जाता है। दूसरा गलत हो जाएगा, 1 से 2 किलोमीटर के बीच रहेगा आपका कौन? कुहासा या धुंध या मिस्ट। मगर क्या है? कोहरा 1 से कम, 1 से कितना अच्छा बात निकला इससे। देखिए आपको अब एक पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है? बता रहे हैं, ध्यान दो इस सब बात, ये सबको हल्के में देख रहे, कोहरा कोहरा ये सब हल्के में लेके चलता, हमको तो पता है कितना अच्छे से बात निकल के आ रहा कोहरा से, जो आम जिंदगी में आप देखते हैं वो भी नहीं पता होता अभी। तो धुंध समझ में आ गया होगा। कहेगा बादल क्या होता है? क्लाउड भी सुने होंगे, बादल देखे भी होंगे आप लोग। बादल मुक्त हवा का रुद्धोष्ण एडियाबैटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडा होने पर उसके तापमान के औशांक से नीचे गिरने से बनते हैं। समझे? देखिए समझिए, बादल कब बनेगा? बादल मुक्त हवा के रुद्धोष्ण प्रक्रिया द्वारा, याद रखिए रुद्धोष्ण प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर, कौन सी प्रक्रिया? एडियाबैटिक एक प्रोसेस होता है, रुद्धोष्ण एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा ठंडा होने पर उसके तापमान के औशांक से, तापमान जो है उसका औशांक से नीचे जब गिरेगा, औशांक का मुझे पता चलेगा कि औशांक बनने का टेम्परेचर होता है मिनिमम, वहां पे औशांक बनता है, ड्यू पॉइंट जो इंग्लिश में बोले थे, मगर उससे जब नीचे हो जाए तब क्या बनेगा? बादल। तो याद रखना है, बादल मुक्त हवा के रुद्धोष्ण प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के औशांक से नीचे गिरने पर, तापमान के औशांक से बनते हैं, और यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। क्योंकि इसका घनत्व कम होता है और इसलिए वायुमंडल में क्या होता है? तैरता है। तो याद हो गया होगा, कह देगा कभी बादल कब बनेगा? तो बादल मुक्त हवा के रुद्धोष्ण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, ठंडा होने पर उसके तापमान के औशांक से नीचे गिरने से बनते हैं। ठीक है, तो कह रहा कौन से प्रोसेस द्वारा बात होते? एडियाबैटिक प्रोसेस द्वारा। याद रखना, कभी एग्जाम में आ जाए, कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, याद रख लीजिएगा। कहेगा रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं। अब सब बादल के बारे में एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन पूछता है, जो एग्जाम हम देखे हैं, तो सुन लो बादल में कौन सा भेद होता है, बादल कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं। पहला पच्छाव बादल, पहला या पच्छाव मेघ करके आता है, पच्छाव बादल या पच्छाव मेघ। सुन लीजिए क्या होता है। इसका निर्माण 8000 से 1200 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। देखो आराम समझ लो, रटना नहीं, अब तुम रटना नहीं पड़ेगा, समझा रहा हूं। अगर आप क्षोभ मंडल पढ़े हैं तो क्षोभ मंडल ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई था। ध्रुवों पर से क्षोभ मंडल का 8 किलोमीटर ऊंचाई था, और विषुवत रेखा से 18 था। विषुवत रेखा से तो सोच लीजिए आपका 8 किलोमीटर से लेकर 8,000 मीटर से लेकर 12,000 मीटर, यानी 12 किलोमीटर। अरे 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर पर पच्छाव में बने। मतलब अब देखो हम अच्छा से कहा क्षोभ मंडल काम पढ़े थे, अब ये पढ़ने से क्या रटना नहीं पड़ेगा। और तुमको ये भी बात पता चल रहा है कि पच्छाव में कौन सा मंडल बन रहा है। अगर हाइट बता दे, अभी तक आपको हाइट नहीं पता रहता तो ये कहीं बना सकते थे आप, कह देते कि समताप मंडल बनेगा, क्षोभ मंडल में नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो अब हाइट पता है तो आप बता सकते हैं, क्या कि औसत ऊंचाई 13 बता है, लगभग 12 तक ही बढ़ रहा है। तो समझाओ कि क्षोभ मंडल में लगभग आपका बन रहा है 8,000 से 12,000 मीटर के ऊंचाई पर। तो पच्छाव में का पहला क्वालिटी यही हुआ, कहा कितना ऊंचाई पर बनेगा? तो 8,000 से 12,000 मीटर, यानी 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सा मेघ? ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं। मतलब इसका मोटाई इसमें ज्यादा नहीं होता है, पतला सा होता है, एकदम फिल्म एकदम पतला सा इसका होगा। ये पतले बिखरे हुए बादल होते हैं
जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। तो याद रखना है किसके समान? पंख। ठीक है, तो कभी एग्जाम पूछेगा कि आपका पछाव मेघ के बारे में तो कौन सा कथन सही है, तो दे देगा कि यह 8 किलोमीटर से, आप पढ़ रहे 8000 मीटर से 12000 मीटर, एग्जाम 8 किलोमीटर पढ़ने है, गलती होगी। ठीक है, हटा दो। अरे 8 किलोमीटर दिया हुआ, कब कभी इसमें भी घबराता है। ध्यान दीजिएगा हर पॉइंट पे, किलोमीटर बोल दिया, 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर। यह पतला बादल का और विचित्र होगा, और आपका पंख के आकार का होगा। कैसा आकार का होगा? और यह हमेशा सफेद रंग का होता है। बोलिए, तो पूरा पछाड़ में क्या होगा? पछाड़ में कुछ भी पूछे बता दीजिएगा। कलर कैसा? हमेशा। आकार पंख के आकार कितना किलोमीटर ऊपर? 12, 8 से पूरा पछाड़ में क्लियर हो गया ना। आगे एकदम आराम से पढ़िए पूरा, कि अगर पढ़ लिए तो आप नहीं भी, अगर 10 दिन पढ़े हैं तो एग्जाम में तो लगे हाँ ऐसा बात था, तो ध्यान से सुनने पर याद रहेगा। हाँ, कपासी मेघ सुनिए, कपासी मेघ यह रुई के समान दिखते हैं। नाम है कपासी, तो ऑब्वियस ये बात है कैसे दिखेगा? रुई के समान। कॉटन बोलते हैं ना, और रुई को क्या बोलते हैं? ऐसा दिखता है, कॉटन के समान, और रुई के समान दिखते हैं। और यह प्रायः 4000 से 7000, यानी कि तुमको तो अब ये ध्यान में रखना है कि 8000 से वो स्टार्ट हो रहा था, 12 तक जा रहा था, तो उससे जस्ट नीचे वाला 4 से 8 तक। मन में अगर एक फिगर बनाना है शॉर्ट में, तो आप 4 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के बीच में मार सकते हैं इसको। और 4 से 7 मतलब लगभग 8 किलोमीटर, मतलब मन में एक राउंड फिगर बता रहा है कि 8 से तो वही चल रहा है, तो 4 से 7 तक कौन रहा है? कपासी। बोलिए, और 8 से 12 कौन रहा है? तो एक रेंज बनाने के लिए एक तरीका आपको हम बता रहे हैं, हाँ ऐसे याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म तक। फिर 8 से 12 उठा दो, उससे नीचे वाला ही रहेगा। तो नीचे कब तक? 4 तक, 8 तक ही रहता, 8 से नीचे। और हर में 8 का डिफरेंस आ रहा है, ऐसे अगर देखना स्टार्ट कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। 8 4 4 4 8, बस 4 से 8 तक है ना जी, और 7 तक है, तो 8 तक याद मन में, बस ठीक है, याद रहेगा ना कम से कम। याद है, ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे, ठीक है, बिखरे देखे जाते हैं। ठीक है, बस छितराया हुआ और कुछ छितरे खुल रहा है, ठीक है, या इधर उधर क्या होता है? बिखरे देखे। यह चपटे आधार वाले होते हैं और इनका शीर्ष गुंबदाकार होता है। गुंबदाकार आपका इसका शीर्ष होगा, गुंबदनुमाकार होगा, और छितराया होगा, चपटा होगा। तो कहा ये सब किसका विशेषता? क्या ये सब विशेषता उसमें बताया था पछाड़ में? उसमें बताया कि फेदर यानी पंख के आकार का उसका क्या होगा? पंख होगा, पछाड़ में होगा क्या होगा? और कपासी में चपटा, रुई नुमा और गुमदा का शीर्ष का होगा। कपासी में का शीर्ष कैसे दिखता है और आकार कैसे? चपटा होगा। और किसके तरह दिखेगा? 4 से 7000 मीटर, 4 से 7000। तो 2 को बादल समझना, बादल समझी। अब एक होता है अस्तरी बादल। अच्छा, अस्तरी बादल में पढ़ाए थे, बोलो बस। अस्तरी बादल हम आपको पढ़ाए थे कि मध्य अक्षांशों में बनता है, याद आ रहा है? मतलब जब फ्रंट्स, सुन लो पहले, जब फ्रंट्स मध्य अक्षांश में जब फ्रंट्स बनता है तो नीचे गर्म हवा, मतलब उत्तरी गोलार्ध बता रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में फ्रंट्स मतलब हिंदी में क्या बताते हैं इसको? वाताग्र। वाताग्र जहां बना उसके नीचे गर्म हवा, वाताग्र जहां बना उससे ऊपर उत्तर दिशा में ठंडी हवा जब रहता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आपका निम्न दाब का केंद्र बनता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गर्म वायु ठंडा के ऊपर चढ़ेगा और ठंडा वायु गर्म वायु को ऊपर की ओर ढकेलेगा। तो जब वो ढकेलता है, जब चढ़ता है, ठीक है, तो जब ऊपर चढ़ा तो कौन सा मेघ बताए थे? और जब उस पर वो चढ़ा तब क्या बताए थे? 2 का मेघ बताए थे ना, एक अस्तरी मेघ बताए थे और एक मेघ का नाम क्या बताए थे? याद नहीं आ रहा, कपासी मेघ ही बताए थे क्या?
एक मेघ बताए थे हम, ध्यान में नहीं आ रहा, रुकिए एक मिनट रुकिए। जब आपका इधर से चढ़ेगा तो कौन सा मेघ बनेगा? जब ठंडा पे चढ़ेगा तो कपासी ना, ये सारी देख लो एक बार, कंफ्यूजन दूर कर लो। की ओर चढ़ेगा तो अस्तरी में, और जब आपका ठंडा वाला गर्म को ऊपर ढकेलेगा तो कपासी में, समझा? कपासी। ये आपका मध्य अच्छा जो पढ़ाए थे, तो अस्तरी में कैसे भी मन में याद रखेगा, इस डायरेक्शन में बनता है, ठीक है, कभी आ जाए तो। मगर यहाँ पर सुन लीजिए, अस्तरी में ये परतदार चादर जैसे लगते हैं, अस्तरी बोल ही रहा है तो अस्तर बाई अस्तर, लेयर बाई लेयर होगा, ठीक है। तो याद रखना ये परतदार चादर जैसे लगते हैं और ये अधिकांश या पूर्णतः आकाश से ढके होते हैं। किस आकाश से? यह अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं, मतलब आकाश दिखाई नहीं देगा। अस्तरी पूरा अस्तर बना देगा आकाश में, लगवे नहीं करेगा आकाश ऊपर है, लेयर बाई लेयर। बहुत अच्छा। और ये 2 या 3 किलोमीटर ऊंचाई पर रहते हैं। इससे क्या समझना है कि 4 से 7 तक वो था, 4 से नीचे वाला, यानी 2 से 3 किलोमीटर तक, 2 से अस्तरी में कहां बनेगा? और इसमें सतत वर्षण के गुण होते हैं, इसमें सतत वर्षण के क्या होता है? वर्षण समझ रहे हैं ना, वर्षण गुण होते हैं। और ये बादल समानतः या तो उष्मा को हास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रण होने से बनते हैं। तो ये कब कब बनेगा? देखिए, अलग अलग हवा के मिश्रण से, मतलब आपको समझ में आ गया होगा अगर आप अभी वाताग्र अभी सुने होंगे तब। बोलिए, वाताग्र जब पढ़ाए थे तो उसमें यही चीज बताया था ना, अलग अलग मिश्रण। वाताग्र बनता ही है 2 भिन्न प्रकार के हवा के, जब आपस में टकराता है, टकराएगा तो बीच का जो क्षेत्र बनता है, जैसे ये ठंडा हवा, ये गर्म हवा, दोनों एक पास आया तो गर्म हवा को ऊपर को ढकेलेगा, गर्म वाला ठंडा को नीचे को ढकेलेगा, और उसके बीच में एक क्षेत्र बन जाता है, इसको वाताग्र या फ्रंट्स कहते हैं। क्या होता है? और ये 4 तरह का हुआ जाते हैं, एक शीत वाताग्र, एक उष्ण वाताग्र, एक अचर वाताग्र और एक अधिविष्ट वाताग्र, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें आपको हम क्या बताए थे कि जो शीत वाताग्र था वो गर्म वाला को ऊपर ढकेलेगा, जिसके बारे में बोलेगा उसके बारे में बोलिएगा तो ऊपर को ढकेलेगा। ग्रीष्म वाला क्या होगा या उष्ण वाला क्या होगा? नीचे को उसको दबाएगा। अचर में कोई बदलाव नहीं आता है, समान रहता है। और अधिविष्ट मतलब धरातल से बहुत ऊपर चल जाता है, जिससे बारिश नहीं होता है, तो उसको कहते हैं अधिविष्ट वातावरण। तो याद रख लीजिएगा ये सब। तो अस्तरी समझ में आ गया। अस्तरी ये परतदार चादर जैसे लगते हैं और ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं और ये 2 या 3 किलोमीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सब लाइने से हो गया तो रटना नहीं पड़ेगा अगर अच्छा से आप सुन रहे हैं तो। और इसमें सतत वर्षण के गुण पाए जाते हैं। और ये बादल सामान्यतः या तो उष्मा के हास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रण से बनता है। या तो उष्मा के हास से, मतलब उसमें कमी से, ठीक है, या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रण से। अब अलग अलग क्या है समझ में आ गया ना? अलग अलग तापमान मतलब वही फ्रंट्स वाला, मतलब वाताग्र वाला बात। एक है वर्षा बादल, नाम है वर्षा बादल। वर्षा बादल काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। नामे है वर्षा बादल। देखते हैं कि बहुत काला घना एकदम बादल कर देता था, आज बारिश खूब होगा, बादल भूकंप आ जाएगा, भूकंप लगता है। भूकंप का बादल से क्या आती है? ठीक है, काला काला होगा तो बारिश होगा, गहरा काला हो, दीने है एकदम गहरा बादल कर दिया, लगेगा बहुत अच्छा बारिश होगा, मूसलाधार बारिश होगा। नहीं, तो वर्षा बादल, सुनिए, वर्षा बादल काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और यह मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह से काफी नजदीक होता है। ये धीरे धीरे सब नजदीक आते गया। यानी सबसे ऊंचा तुम क्या पढ़ी अभी तक? पच्छाब में। अगर सबसे ऊंचा तुम अभी पढ़ी क्षोभ मंडल में, पच्छाब में पढ़ी नहीं, सबसे ऊपर अभी पढ़ी तो कभी अरेंज करने आ जाए, हाँ कभी अरेंज करने आए तो आप पकड़ लीजिएगा।
बचाव। मगर एक में और आएगा संताप है, तो इससे भी ऊंचा हो जाएगा गुलाब में। तो ऊ वाला नाम आ जाए तो तो अलग से मान ही नहीं ऊंचा, वो तो संताप में है। संताप में छोड़ से ऊपर हो गया तो ऐसे ऊपर हो गया। मगर ई सब जो मंडल है और इस सब कोई नाम दे दे, सब छह मंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब पकड़ लीजिएगा, अगर कथन कारक में इनमें कौन भिन्न बादल है तो सब बादल छह मंडल एक गुलाब में दे दे, कहां बन जाए, पकड़िएगा ना। तो यही सब है, देखिए पढ़ने डिटेल जानकारी मिलता है। सुन लीजिए 5 मिनट जल्दी से इसको। कहेगा आपके वर्षा बादल काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और यह मध्य स्तरों पर पृथ्वी के सतह के काफी नजदीक होते हैं और यह सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, सूर्य का किरण भी नहीं, तो काला कब दिखाई देगा, जब सूर्य का किरण के लिए बहुत अपारदर्शी हो, मीडियम। ठीक है, सूर्य का किरण ही नहीं पहुंच पाए पृथ्वी तक। कभी कभी बादल इतने कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये अस्तर को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बाद।